नमस्कार। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम कूलाम के नियम के बारे में समझेंगे। कंडक्टर में इसके बारे में देखते हैं। कंडक्टर हमारे क्या होते हैं? तो जिन पदार्थों से आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, जिन पदार्थों से आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, आवेश प्रवाह आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी, मानव तथा जंतु आदि। पृथ्वी में एक चालक है। जैसे पृथ्वी में कोई भी आवेश दिया जाए तो पृथ्वी ग्रहण कर रही है, कितना भी आवेश दिया जाए। और मानव शरीर से भी आवेशों का प्रवाह हो जाता है आसानी से, इसीलिए विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है अगर उसको छुआ जाता है तो करंट लगता है। तथा जंतु में भी जो है आवेश का प्रवाह होने से विद्युत धारा का प्रवाह भी होता है ना। अब चालकों में गतिशील आवेशित कण को आवेश वाहक कहते हैं। चालक में जो गतिशील आवेशित कण होते हैं उनको आवेश वाहक बोला जाता है। और धात्विक चालकों में, यानी जो धातु के चालक बने होते हैं, तो धात्विक चालकों में आवेश वाहक क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। धात्विक चालकों में आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अपघटनी चालकों में आवेश धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। अपघटनी चालकों में जो आवेश होते हैं वो धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं, है ना। अपघटनी चालकों में आवेश धन आयन तथा ऋण आयन होते हैं। चालकों को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर होता है। अगर चालक को कोई आवेश दिया जाता है ना, तो सभी के सभी आवेश उसके पृष्ठ पर आ जाते हैं। चालक के भीतर आवेश सदैव शून्य होता है। अगर कोई चालक उसको आवेश दिया जाए तो वह उसके भीतर नहीं रहेगा, वह उसके पृष्ठ पर आ जाता है। तो ये रहा कुछ चालकों के बारे में कुछ खास जो है पॉइंट, इनको आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं। आगे दूसरा पॉइंट है विद्युत रोधी, जिसको हम अचालक भी बोलते हैं। तो विद्युत रोधी क्या होते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। देखिए, विद्युत रोधी वे पदार्थ होते हैं जिसमें आवेश प्रवाह सुगमता से हो जाता है। तो जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है, जिसमें आवेश प्रवाह सुगमता से नहीं होता है, अचालक कहलाते हैं। जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है वो अचालक कहलाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। इनको विद्युत रोधी पदार्थ भी नाम दिया जाता है, जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, नायलॉन आदि, है ना। तो दूसरा हमारा जैसे जो पदार्थों का वर्गीकरण टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो इसमें पहला हो गया चालक और दूसरा हो जाएगा विद्युत रोधी, जिसको हम अचालक भी बोलते हैं। तो जिन पदार्थों में आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कांच, लकड़ी, प्लास्टिक, नायलॉन आदि। तो ये रहा मुख्य रूप से पदार्थों का वर्गीकरण चालकता के आधार पर या स्थिर विद्युत के आधार पर। अब आगे देखिए, कूलाम का नियम आता है। टॉपिक है कूलाम का नियम। कूलाम्स लॉ क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो कूलाम्स लॉ के बारे में देखिए, कह रहा है कूलाम्स लॉ को समझने से पहले दो पॉइंट समझते हैं कि कूलाम बल क्या होता है और बिंदु आवेश क्या होता है। तो कूलाम बल और बिंदु आवेश क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए, कूलाम बल क्या होता है? दो आवेशों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल होता है उसी को हम कूलाम बल कहते हैं। तो दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कूलाम बल या विद्युत बल कहलाता है। कूलाम बल या विद्युत बल कहलाता है, ये होता है कूलाम बल। बिंदु आवेश क्या होते हैं? बिंदु आवेश क्या होते हैं? यदि आवेशित वस्तुओं का आकार उन्हें अलग अलग करने वाली दूरी की तुलना में नगण्य हो तो आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश कहा जाता है। यदि आवेशित वस्तुओं का आकार बहुत छोटा है, दूरी की अपेक्षा, जितनी दूरी पर वो रखी गई हैं उनकी अपेक्षा बहुत छोटा है, तो इन आवेशित वस्तुओं को हम क्या कहते हैं? बिंदु आवेश कहते हैं। अब आइए कूलाम का नियम, जो मेन पॉइंट है कूलाम का नियम। कह रहा कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब जैसे देखिए, दो आवेश रखे गए हैं यहाँ पे, फिगर देखिएगा। दो आवेश, एक आवेश देखिए यहाँ Q1 रखा गया है और एक आवेश यहाँ Q2 रखा गया है और दोनों के बीच की दूरी ये R मान ली गई है। अब जैसे ही Q1 और Q2 पर हम बल लगाते हैं, यानी कि Q1 और Q2 को R दूरी पर रखते हैं, तो Q1 द्वारा Q2 पर एक बल लगाया जाता है
और Q2 द्वारा Q1 पर ही उतना बल विपरीत दिशा में लगाया जाता है। अब ये जो होता है यह विद्युत बल होता है। तो विद्युत बल क्या होता है कि कहा कि दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। फिर कह रहा है कि यही बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से हमने दो समीकरण बना लिया, इन दोनों पॉइंट से दो समीकरण बना लिया। अब समीकरण 1 और 2 से हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल F अनुक्रमानुपाती का निशान Q1 Q2 बाई R² हो जाएगा। फिर F बराबर यह जब प्रोपोर्शनल यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल के लगाया जाता है। ये जो इस्तेमाल के है ये लगाया जाएगा और इसके बाद इनटू में Q1 Q2 बाई R² लिख दिया जाएगा, जहाँ के क्या होता है स्थिर विद्युत नियतांक कहलाता है। जहाँ के होता है स्थिर विद्युत नियतांक। अब इसके आगे देखते हैं। अब ये जो स्थिर विद्युत नियतांक जो इस्तेमाल के होता है इसका मान किन किन बातों पर निर्भर करता है ये इसको समझते हैं। तो के का मान निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। और इसके बाद आवेश दूरी व बल के मात्रकों पर, है ना, यानी आवेश के मात्रक किस में SCGS MGS या FPS में अगर लिया जाएगा तो अलग अलग हो जाएंगे। इसी तरह से इसके का मान भी बदल जाएगा। दूरी का मात्रक भी देखो अलग अलग पद्धति में अलग अलग होता है, इसलिए के का मान बदल जाएगा। फिर बल का CGS पद्धति में मात्रक और MGS पद्धति में मात्रक अगर रखते हैं तो उनकी वजह से इस के का मान क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा है MGS पद्धति में के का मात्रक जो होता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। अब यदि Q1 Q2 को 1 कूलाम मान लिया जाए और R बराबर 1 मीटर दूरी पर रख दिया जाए तो F का जो मान आता है वो 9 × 10⁹ न्यूटन आता है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, एक कूलाम की परिभाषा देते हैं कि एक कूलाम आवेश होता क्या है। तो एक कूलाम आवेश यहाँ से ये होता है कि एक कूलाम वह आवेश है जो 1 मीटर दूरी पर निर्वात में रखे समान परिमाण के अन्य सजातीय आवेश को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। यदि दोनों आवेश निर्वात में हो तब के का मान 1/4πε0 कहा जाता है। और यहाँ ε0 को हम निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक कहते हैं। निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता या परावैद्युतांक। और तब यही फार्मूला F का मान जो बनता है F बराबर 1/4πε0 इंटू में Q1 Q2 बाई R² होता है। अब ε0 जो निर्वात की विद्युतशीलता है इसका आंकिक मान और मात्रक क्या होता है इसको देखते हैं। तो इसका आंकिक मान निकालते हैं, क्योंकि हम जानते हैं 1/4πε0 ये के की वैल्यू है अगर दोनों आवेशों के बीच निर्वात है। और यही वैल्यू हम अभी निकाले थे के का मान जो स्थिर विद्युत नियतांक था 9 × 10⁹ आया था MGS पद्धति में मात्र। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब अगर 1/4πε0 का मान निकालें तो ये 1/9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। फिर ε0 का मान निकालेंगे तो 4π को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आ जाएगा ε0 = 1/4π इंटू में 9 × 10⁹ कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इस तरह से देखिए 1/4 हो गया और पाई की वैल्यू 3.14 रख दिया गया और इंटू में 9 × 10⁹ रख दिया गया। जब इसका कैलकुलेशन करते हैं तो देखिए इसमें जो है इन तीनों का यानी 4, 3.14 और 9 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 113.04 और पूरे 10⁹ आ जाता है। इसके बाद फिर क्या करते हैं 10⁹ को ऊपर ले जाते हैं। जैसे 10⁹ को ऊपर ले जाते हैं तो ये देखिए क्या आ जाता है 10⁻⁻9 हो जाता है और 1/113.04 हो जाता है। और जब 1 में 113.04 का भाग करते हैं तो आ जाता है 0.0084446 × 10⁻⁻9 कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और जब इसको आप थोड़ा सा और से मानक रूप में लिखते हैं या वैज्ञानिक रूप में कह लीजिए तो 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये ε0 का आंकिक मान होता है, इसको आपको याद रखना होता है। ठीक है, ε0 का आंकिक मान होता है, इसको याद रखना होता है।
इसको आप याद रखिए। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। धन्यवाद।